बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देता है, इन इक्विलिब्रियम कॉज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ के चार्ज कैरियर उस चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं ओवर द कंडक्टर। और अगर हम चार्ज किसी इंसुलेटर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उसी पोजीशन पे होता है, उसी लोकेशन पे होता है जहां पे आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें और वो उस ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम ही को मेंटेन रखे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज ना करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप उस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल पार्ट्स में, डिफरेंशियल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इस तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह की होती है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी की लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और ऑन द लेंथ, दैट इज इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन वन डायमेंशन केस। अगर मैं किसी वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो मैं उसके एरिया को कंसिडर नहीं करता हूं, मैं उसके लेंथ को कंसिडर करूंगा। एरिया इज मच स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द वायर, सही है। सो उस केस में आप जो है वॉल्यूम कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर पे दे रहा हूँ और वायर की लेंथ पे दे रहा हूँ, मैं इसे क्या कहूंगा, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं किसी रॉड के लेंथ पे दे देता हूँ, ठीक है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से मैं चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं किसी सरफेस एरिया पे, ठीक है, तो वो टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हो जाएगा, इसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर मैं चार्ज किसी भी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आ जाएगा और उसे कहा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ज डेंसिटी से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सिंबॉलिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये पूरी वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और उस पर मैंने फॉर एग्जांपल 10 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फिर मैं इसके 1 मीटर पे कितना चार्ज दे रहा हूं, 1 कूलम चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो कूलम चार्ज ओवर द 1 मीटर लेंथ, सही है। तो उसे आप 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट डेल्टा एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मैथमेटिक यूज करें और डिफरेंशियल वैल्यूज की फॉर्म में लिखें तो डी क्यू बाई डी एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द एरिया, ठीक है, तो मैं कहूंगा उसे वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिफाइन होगी। इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड विद सिग्मा एंड चार्ज क्या हो पर यूनिट एरिया ए, सही है। अब मैं उसी यूनिट वैल्यू में भी रह सकता हूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ए, या डिफरेंशियल वैल्यू की फॉर्म में भी लिख सकता हूं डी क्यू बाय डी ए, सही है। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो, पर यूनिट वॉल्यूम, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड विद रो, ठीक है। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी डिफरेंट स्मॉलेस्ट पार्ट्स में भी लिया जा सकता है एंड डिफरेंशियल पार्ट्स में भी लिया जा सकता है डी क्यू ओवर डी वी, सही है। नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाय एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्यू बाय वी। लीनियर चार्ज डेंसिटी having a unit of coulomb per meter, having a unit of coulomb per meter. Surface charge density having a unit of coulomb per meter square.
एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हैविंग अ यूनिट ऑफ कूलम पर मीटर क्यूब. Now after these we will define there are different charge distribution and termed with the name of point charge and test charge. Why we use the concept of a point charge and how the Coulomb law is successful only for the case of point charge, and how we can study the electric field of a point charge or any kind of charge distribution with a single charge, that is called the test charge. हमारे पास यहाँ पे एक बार बार टर्म यूज होगा पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज. मैं अभी उन्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हम पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे पास हिसाब से इसका एरिया भी है, इसका की लेंथ भी है और इसको आप वॉल्यूम में भी ले सकते हैं. लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसकी लेंथ इसके अभी एरिया पे जरा डोमिनेंट है. और अगर मैं इसको लेंथ वाइज देखूं तो मुझे ये साइज में एपरेंटली साइज इसका बड़ा नजर आएगा. वजह ये कि जो मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं और जो जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसके और मेरे दरमियान में डिस्टेंस जो है अगर सेंटीमीटरों में है तो इसका साइज भी सेंटीमीटरों का है. तो जब इसकी डायमेंशन इन कंपैरिजन हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक, ठीक है, तो फिर हम इसकी ज्योमेट्री को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है जी, ये लेंथ रखता है, ये एरिया रखता है या ये वॉल्यूम रखता है. यानी इस ऑब्जेक्ट की अपना साइज जो है और मेरे और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल है. अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने आंख से दूर करता हूं और अगर लाइट के केस में कहें तो इसका अपरेंट साइड मेरे लिहाज से ये बड़ा है, क्योंकि लाइट ऑप्टिक्स में हम ये कहते हैं इसका विजुअल एंगल मेरे आंख के साथ ज्यादा है. अब मैं क्या करता हूँ, इसे दूर करता रहता हूँ. अब यूं कि ये डिस्टेंस मीटरों में हो जाता है. अब उसकी अपनी साइज कितना था, वो तो 5 सेंटीमीटर अगर मैं कहूँ इस मार्कर की लेंथ है, तो अब डिस्टेंस मीटर में और वो सेंटीमीटरों में मैं दूर करता जा रहा हूँ. एक टाइम पे ये किलोमीटरों में हो जाता है, ये माइल से किलोमीटरों में चला जाता है. यानी सेंटीमीटरों से मीटरों में, माइल्स में, फिर करते करते वो किलोमीटरों में चला गया. तो एक टाइम पे मैं देखूंगा जब ये मुझसे बहुत दूर हो जाएगा तो मुझे ये मार्कर इस तरह मार्कर नजर ही नहीं आएगा, मुझे उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट नजर आएगा. ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये एक पॉइंट है. ठीक है, इसी तरह अब अगर इसमें मैं कोई चार्ज दे देता हूं तो मैंने चार्ज किस पे दे दिया, लेंथ पे. ठीक है, और उसे मैं अपने से दूर करता हूं या किसी दूसरे चार्ज के करीब रखता हूं. ठीक है, ये एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं. लेकिन अब मैं इसे इतना दूर कर देता हूं, बहुत दूर कि ये स्पेस में एक पॉइंट पे बन जाए. ठीक है, तो फिर मैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहूंगा, ये पॉइंट चार्ज है. ठीक है, यानी एक इस तरह की काइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको के लिए आप डायमेंशन डिफाइन ना कर सकते हो कि वो कौन से लेंथ पे है. ठीक है, कितने लेंथ पे है, या वो कितनी सरफेस एरिया रखती है, या वो कितना वॉल्यूम रख सकती है. आप उसे क्या नाम दे देंगे, पॉइंट चार्ज. सही है, यानी मैंने इसे बहुत सारे वे में डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट हैविंग नो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम. ये वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप लेंथ से, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी से, जिसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी से, जिसे आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिफाइन नहीं कर सकते हो. तो इलेक्ट्रिक चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट हैविंग नो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम. इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वो मार्कर पे थी, लेंथ पे थी, मैंने अपने से दूर कर दी. ठीक है, किसी दूसरे चार्ज से इतना दूर कर दिया. एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज था, उनके दरमियान में सेंटीमीटरों का डिस्टेंस है. इनकी डायमेंशन में सेंटीमीटर्स के एरिया से बताई जा रही है. मैंने दूर करते जाऊं एक टाइम पे कि इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए और मैं इनके एरिया को देखूं वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाए एज कंपेयर टू ईच अदर, तो फिर मैं इनको क्या नाम दे दूंगा कि ये पॉइंट चार्जेस हैं. ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेकन इन अ स्मॉलेस्ट स्पेस, जिसे आप बहुत ही स्मॉल डायमेंशन में लेके जाएंगे. ना उसे आप लेंथ से डिफाइन करेंगे, ना आप उसे एरिया से डिफाइन करेंगे, ना आप उसे वॉल्यूम से डिफाइन कर सकते हैं,
कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, डायमेंशन लेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसको आप कूलम पर मीटर से नहीं डिफाइन कर सकते, जिसे आप कूलम पर मीटर स्क्वायर से नहीं डिफाइन कर सकते, जिसके लिए आप कूलम पर मीटर क्यूब की यूनिट नहीं यूज कर सकते। कन्वेंशनली टेकन एज अ सिंपलेस्ट केस टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्चुअली ये होता है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आते हैं तो अपने अगर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे उसके सिंपलेस्ट केस में लेके जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रीजन में वेरियस पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना, ग्रेडियंट को डिफाइन करना, उसकी वजह से फ्लक्स को डिफाइन करना। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अब वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट है। तो मैं उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सबसे सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, और वो सिंपलेस्ट केस क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो डायमेंशन लेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेंशनली, ठीक है, टेकन एज अ सिंपलेस्ट केस टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सही हो गया। और चौथी डिफिनेशन हमारे पास ये है, जो कि अभी मैं अपने डिस्कशन में लेके भी आया हूं, कि काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच इट्स ओन डायमेंशन इज टेकन नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस जो है उनके साइज के लिहाज से बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, उनका साइज उनके डिस्टेंस के लिहाज से नेग्लिजिबल स्मॉल हो, तो मैं उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम दे दूंगा कि ये पॉइंट चार्जेस हैं। सही है, और इसलिए हम कहते हैं कि कूलम लॉ इज ओनली यूजफुल फॉर पॉइंट चार्जेस। की ये एक सिंपलेस्ट केस के लिए आया था, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गई तो वहां पे हमें गॉस लॉ यूज करना पड़ गया। ठीक है, नाउ कन्वेंशन क्या है, जब भी आप पॉइंट चार्ज का केस लेंगे तो वहां पे आप कुछ कन्वेंशन लेंगे। मैं बाद में जब पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा लूं तो उसके बाद आपको मॉडर्न आइडिया के हिसाब से बताऊंगा कि हम किस चार्ज को हाई पोटेंशियल वाला चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स क्यों कहते हैं, और इसी तरह सिंक चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज को हम सिंक चार्ज क्यों कहते हैं। ठीक है, तो एक कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी। वो कन्वेंशन क्या थी कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा इसे सोर्स चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, बिकॉज फील्ड लाइन मैपिंग से भी देखा जाए, टेस्ट चार्ज को की कन्वेंशन को यूज किया जाए तो ये देखा जाता है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसे कहा गया ये सोर्स चार्ज है। और नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या है, इसे सिंक चार्ज कहा जाता है। इस पे आकर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट या एंड होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज टर्म्ड एज अ सिंक चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टर्म्ड एज अ सोर्स चार्ज। दिस इज आवर कन्वेंशन। अब मैं एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज। इसे डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। जैसे देखिए, मैं अगर एक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को स्टडी करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल स्टोन लूंगा। ग्रेविटेशन फील्ड की स्टडी ये करना चाहता हूं कि मैं ये देखता हूं कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में कौन से पॉइंट पे किसी एक स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, किसी स्टोन के पास जब वो इन पॉइंट से गुजर के आएगा तो वो क्या काइनेटिक एनर्जी रखेगा, या वो क्या पोटेंशियल रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे क्या एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो उसे डिफाइन करने के लिए ना मैं एक छोटा सा स्टोन ले लेता हूं, जिस स्टोन का मास एज कंपेयर टू अर्थ मास बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं कहूंगा अगर स्टोन की भी ग्रेविटेशन फील्ड ले ली जाए तो वो इतनी वीक होगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो मैं उस स्टोन को क्या नाम दे दूंगा, ए टेस्ट मास। बहुत सादा एग्जांपल में मैं यूं करूं कि मेरे पास एक सर्किट है और सर्किट में बहुत सारे पॉइंट्स में मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, या मुझे किसी भी जगह पे या ये आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, टेस्टर यूज करूंगा। टेस्टर को मैं अपने बॉडी के जरिए अर्थ कर देता हूं और उसके बाद उसे किसी भी पॉइंट पर रखता हूं तो मुझे उसके अंदर एक छोटा सा एलईडी लाइट ऑन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, जिसका IR ड्रॉप मैं इग्नोर करूंगा, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सर्किट पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं इग्नोर कर दूं तो मैं कहूंगा ये टेस्टर है। मैं इसके जरिए इस सर्किट की स्टडी तो कर रहा हूं, लेकिन इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत ही कम अमाउंट में यूज करता हूं जो इग्नोरेबल है। सही है,
इसी तरह का कंसेप्ट मैं यूं भी ले सकता हूं, जैसे मेरे पास थर्मोमीटर, मैं अगर आपसे कहूं ये रूम जो है ना, इसके अंदर मैंने एक हीट सोर्स रखा हुआ है जिसकी वजह से इस कमरे के अंदर हीट है। अब मैं आपसे ये कहूं कि मुझे वो मेजरमेंट चाहिए कि कौन से पॉइंट्स में इस कमरे के अंदर टेम्परेचर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, थर्मोमीटर यूज करूंगा। थर्मोमीटर के अंदर वो मरकरी बल्ब इतनी स्मॉल अमाउंट की हीट इस कमरे से लेता है कि जिसे हम इग्नोर करते हैं, जिसमें वो अपनी लीनियर एक्सपेंशन शो करता है और हम उससे टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्मोमीटर के जरिए हम पॉइंट टू पॉइंट टेम्परेचर तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम इस रीजन के अंदर उस हीट सोर्स के टेम्परेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे या ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो मैंने जो तमहीदन जो बातें की कि मैंने टेस्टर को भी इस तरह लिया, मैंने थर्मोमीटर को भी इस तरह लिया, मैंने एक स्मॉल स्टोन को एज अ टेस्ट मास लिया। तो हाउ टू स्टडी ए फील्ड, मैं एक पॉइंट चार्ज की फील्ड लूं, मैं लाइन ऑफ चार्ज की फील्ड लूं, मैं सरफेस चार्ज वाली पैरेलल प्लेट सिस्टम ले लूं, मैं वॉल्यूम वाला ले लूं, मुझे ये बताना हो कौन से पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, तो मैं एक स्मॉलेस्ट चार्ज को वहां पे यूज करूंगा और वो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। द स्मॉलेस्ट चार्ज विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी स्टडी द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज की डिस्कशन है, तो आप उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ले सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ले सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ले सकते हैं, पैरेलल प्लेट सिस्टम लें, रिंग ऑफ चार्ज लें, लाइन ऑफ चार्ज लें, डिस्क ऑफ चार्ज लें, कोई भी केस में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी फाइंड आउट करनी है, लेकिन उनकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज यूज होगा वो क्या होगा, उसे टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। अब सिंबॉलिकली इसे क्यों नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन करेंगे आगे, तो उसमें हम ये कहते हैं कि द चेंज इन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज व्हेन मूव्ड इन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक एलिमेंट्री चार्ज को मूव कराएंगे, तो जितनी उसमें एनर्जी का चेंज होगा, वो एनर्जी गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी, या वो लॉस करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा या वो लॉस करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें 1 वोल्ट के अंदर जो भी चेंज आएगा, लेकिन चार्ज हमने कौन सा लिया, एक एलिमेंट्री वैल्यू, तो मैं कहूंगा स्मॉलेस्ट चार्ज तो हमारे पास एलिमेंट्री वैल्यू ही होता है, तो टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो एलिमेंट्री वैल्यू होती है, यानी जहां पे आप क्या नॉट लें तो वो वैल्यू ई ही होती है, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। स्मॉलेस्ट चार्ज यही फील्ड एग्जिस्ट करता है, सही है। नाउ कन्वेंशन क्या है, इसके साथ कन्वेंशन ये है कि इसे हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है, पॉइंट को गौर से समझना है। कन्वेंशन हमने पहले भी एक अडॉप्ट कर दी, और वो कन्वेंशन हमारे पास ये था कि पॉजिटिव चार्ज को सोर्स कहा जाएगा, नेगेटिव चार्ज को सिंक कहा जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है ना कि सोर्स फील्ड का कितनी ज्यादा हाई फील्ड इंटेंसिटी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मैंने ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर ली कि पॉजिटिव चार्ज सोर्स होता है, मैंने पॉजिटिव चार्ज को सोर्स ले लिया, मेरे पास ये टेस्ट चार्ज है, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है। अभी मैं इसे यहां पे रखूंगा, तो ये नेगेटिव है, तो ये तो खुद ही अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर आएगा और खुद मूव करके जाएगा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा सोर्स है, उसके लिए फील्ड तो खुद वर्क कर रही है, मैं तो कोई वर्क नहीं कर रहा, मैं जो छोड़ूंगा ये खुद ही मूव करके जाएगा। अब अगर मैं इसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को सोर्स मान लेता हूं, कन्वेंशन है ना, और टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव मान लेता हूं, तो जो मैं टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क करना होगा, तो मैं जितना ज्यादा वर्क करूंगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये उतना बड़ा सोर्स है फील्ड का। मैं अगर लेस वर्क करूंगा तो मैं कहूंगा ये पॉइंट चार्ज उतना बड़ा सोर्स नहीं है। तो किसी टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज की तरफ लेके जाने के लिए हमें वर्क करना चाहिए, इसलिए सोर्स चार्ज हमने अगर पॉजिटिव मान लिया है तो फिर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानना जरूरी हो गया। टू एक्सप्लोर द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू वर्क, ठीक है, हमें वर्क करना होगा।
कि कौन सा पॉइंट चार्ज कितना सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके लिए हमें वर्क करके लेके जाना है। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कन्वेंशनली सोर्स कह देते हैं तो फिर टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा कि जब मैं उसकी तरफ जाऊंगा जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतने सोर्स को डिफाइन करूंगा। सही है। तो पॉजिटिव कन्वेंशनली इट इज टेकन पॉजिटिव बिकॉज टू एक्सप्लोर द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू वर्क। ना हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था, उसको मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइन किया। और फिर मैंने कहा कि हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट किया जाएगा और वो सिंपलेस्ट केस क्या होगा, पॉइंट चार्ज। एंड देन पॉइंट चार्ज से हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे। सही है। अब पॉइंट चार्ज की डिफिनेशन हमने की, तो पॉइंट चार्ज की स्टडी हम करेंगे किससे, उसके लिए हमने एक स्मॉलेस्ट चार्ज दिया जो पॉइंट चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने कहा वो टेस्ट चार्ज है। ठीक है। उसकी वैल्यू वो टेस्ट चार्ज कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हमने कहा स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिवर्स में कौन हो सकता है, एलिमेंट्री वैल्यू हो सकती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन एलिमेंट्री चार्ज से करते हैं। सही हो गया। तो हमने कहा सिंबॉलिकली it is Q naught and it is given its magnitude is a magnitude of elementary charge. सही है। और conventionally it is taken as always positive because we have adopted a convention that a positive charge is a source charge and negative charge is a sink charge. न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मुझे कुछ कंसेप्ट देना है कि हम फील्ड किसको कहते हैं। फील्ड एक ऐसा रीजन है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जिसमें आप किसी भी पॉइंट पे आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे के अंदर ये कह दूं कि मेरे पास ये कमरा एक बाउंड्री मैंने बना दी इस कमरे की और इसके अंदर मैंने हीटर रख दिया और आपको थर्मोमीटर दूं और कहूं कि हर पॉइंट पे इसका टेम्परेचर मेजर करें, तो मैं इस रूम को टेम्परेचर फील्ड कह सकता हूं। इस तरह अर्थ के अराउंड एक बाउंड्री है जिसमें आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी टेस्ट मास स्टोन पे देख सकते हैं। सही है। इसी तरह से आप कोई बाउंड्री डिफाइन करेंगे और कहेंगे इस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे कलेक्शन है पॉइंट्स की और उस पे आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी बाउंड्री में जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता होगा, हर पॉइंट पे उसकी कोई वैल्यू होगी, मैं उसे क्या नाम दे दूंगा, वो एक प्रेशर फील्ड है। सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं यू डिफाइन कर सकता हूं, तो रीजन ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन द रीजन एट विच वी मेजर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए फील्ड। हम फील्ड का नाम देते हैं उसको। तो फिजिकल क्वांटिटी को तो दो तरह से लिया जाएगा, जैसे अभी मैं टेम्परेचर की मेजरमेंट करूं या मैंने प्रेशर की मेजरमेंट की, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो उस सेंस में फिर मैं क्या कहूंगा कि फील्ड पे स्केलर फील्ड भी होती है। और अगर मैं कहूं मैं कोलंबिक फोर्स मेजर करना चाहता हूं तो वो किसी भी पॉइंट पे, तो कोलंबिक फोर्स तो खास डायरेक्शन से बताई जाएगी। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की भी डायरेक्शन ली जाएगी, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन ली जाएगी। तो इसका मतलब है फील्ड स्केलर भी होती हैं और वेक्टर भी होती हैं। स्केलर फील्ड जिनमें हर पॉइंट पे आप किसी की स्केलर क्वांटिटी को मेजर करोगे, टेम्परेचर फील्ड और प्रेशर फील्ड इसकी एग्जांपल है। ठीक है। वेक्टर फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसकी एग्जांपल्स हैं। सही हो गया। नाउ अब मैं अगर ये कहूं कि मुझे जरूरत क्या पड़ी है मैं फील्ड के कंसेप्ट पे जाऊं, तो अगर देखें मैं अगर यूं कहता हूं कि अब मैं साउंड का सोर्स हूं और इस साउंड जो है वो प्रोपिगेट हो रही है और एक रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। ठीक है। सो कौन है जो इस साउंड को, या जो मेरे पास एनर्जी है या वाइब्रेटिंग बॉडी के पास एनर्जी है, वो रिसीवर तक कन्वे करता है। तो हमने कहा वो वेव्स है। सही है। वो कंसेप्ट इधर भी आएगा आखिर में, हम वेव का कंसेप्ट यहां पे भी लेंगे। लेकिन अब अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि व्हाट इज द एजेंट दैट कन्वे द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो फिर कौन है जिसकी वजह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर फोर्स कन्वे की जाती है। ठीक है। हाउ द फोर्स इज कन्वेड बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स किस तरह से किस चार्ज पे लगती है, तो वो फोर्स के लिए भी कोई एजेंट इन्वॉल्व होगा। तो हमने वो कंसेप्ट लेने के लिए हमने ये कहा जी कि ओल्ड थ्योरी क्या कहती थी, तो
ओल्ड थ्योरी में एक थ्योरी थी एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी। कहते हैं अगर दो चार्जेस किसी फाइनाइटेड डिस्टेंस पे पड़े हो तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ फाइनाइटेड डिस्टेंस दे विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर विदाउट लॉस ऑफ टाइम। बड़ा सिंपल सा केस है। मेरी लोकेशन मानसरा में है और लाहौर के अंदर रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम चलना है 10 o'clock पे, और वो मैंने प्रोग्राम लाइव यहां पे सुनना है 10 o'clock पे। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूंगा कि लाहौर के अंदर जब एक आदमी बोल रहा है, प्रोसेस बहुत सारे चल रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है वो एक लाइव प्रोग्राम कर रहा है, वो कोई बात बोलता है, जब वो साउंड देता है तो वो साउंड एनर्जी माइक के पास जाती है, वहां पर वो माइक के अंदर एक वायर को वाइब्रेट करती है, वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के जरिए एक सर्किट के पास जाती है, या सर्किट से वो एक एम्पलीफायर के पास जाती है, एम्पलीफायर से वो किसी ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास जाती है, और ट्रांसमिटिंग एंटीना पे चार्ज जो है वो ऑसिलेट करते हैं, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, वो बन गई रेडियो वेव्स। वो लाहौर से मानसरा जैसे रीजन में यहाँ पे आई, और मैंने यहाँ पर एक रेडियो रिसीवर लिया। जो ही मैंने उसकी ट्यूनिंग की उसने रेजोनेंस कर दी। एक टाइम पे जब सर्किट की फ्रीक्वेंसी और बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो रेजोनेंस हो जाने से सर्किट के अंदर भी ऑसिलेटिंग चार्ज आ गए। मैंने वो वाली वेव रिसीव की। अब प्रोसेस क्या होगा, वो वेव दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेंगे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर उन्हें दोबारा साउंड बनाएगा और मैं उन्हें सुनूंगा। कितने प्रोसेस गुजरे। ठीक है, अब मैंने ये देखा ट्रांसमीटर का चार्ज ऑसिलेट करता है, उसकी वजह से यहां पे रिसीवर का चार्ज भी ऑसिलेट करता है। मैं कहूंगा वो चार्ज इस चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक प्रोग्राम वो 11 बजे वो भी बोलता है, या 10 बजे वो प्रोग्राम मैंने सुना था, एट द सेम टाइम 10 o'clock पे मैं यहाँ पे सुनता हूँ, 10 o'clock पे वो वहां पे बोला। दरमियान में लाहौर से मानसरा का डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर इस आइडिया को यूज करें तो ये आइडिया तो ये कहता है कि ये दो चार्जेस एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यूज कर दूं, स्पीड v इज इक्वल टू s बाई टी, और अगर मैं कहूं s ओवर 0, क्योंकि ये आइडिया लॉस ऑफ टाइम नहीं रखता। ठीक है, तो फिर तो स्पीड को क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिट। तो यानी वो जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीवर एंटीना की तरफ आ रही है, वो इन्फिनिट स्पीड के साथ आ रही है, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। रेडियो वेव्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ के साथ मूव करती है। तो आइडिया इज रिजेक्टेड। ठीक है, आइडिया रिजेक्ट हो गया। तो मैं कहूंगा क्योंकि इस आइडिया एक्शन एट डिस्टेंस थ्योरी के मुताबिक विदाउट लॉस ऑफ टाइम जाए तो स्पीड इन्फिनिट हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे v तो c होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं कहूंगा कि ये आइडिया फिर रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे फैराडे फील्ड थ्योरी देखनी है। अब फैराडे फील्ड थ्योरी क्या कहती है, कहते हैं यू कैन स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। आप दो चार्जेस के दरमियान में इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। यू कैन स्टडी इट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कहते स्टेप 1, आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, सिंपलेस्ट केस से आते हैं, एक पॉइंट चार्ज हो और आपके पास एक टेस्ट चार्ज हो, और वो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज से बहुत दूर पड़ा हो, तो इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। इफ यू हैव अ पॉइंट चार्ज एंड देयर इज अ टेस्ट चार्ज फार अवे फ्रॉम इट, then there will be no interaction between the charges. उन चार्जेस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। नाउ क्या करते हैं, आप उस टेस्ट चार्ज को करीब लाना शुरू करें, तो आप देखेंगे एक बाउंड्री से ये उस पे फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा। If you bring the test charge
toward a point charge, then there will be a region or a boundary from which point charge starts exerting force, that is called the electric field. तो ये बाउंड्री जो पॉइंट चार्ज के गिर्द है, जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस टेस्ट चार्ज पे शो करना शुरू कर देगा, मैं कहूंगा इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है ना। मॉडर्न आइडिया फैराडे फील्ड थ्योरी के टर्म में तो इस तरह से था। इससे आगे मॉडर्न आइडिया ये है कि अगर आप किसी भी चार्ज को देखेंगे तो उसे आप यूनिवर्स में किसी भी चार्ज को आप एग्जैक्टली स्टैटिक नहीं मान सकते। तो फिर क्या होता है, वो ऑसिलेट कर रहा होता है। जब वो ऑसिलेट करेगा तो मैक्सवेल थ्योरी इस पे अप्लाई होगी। मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरी होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी। तो हर चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी से ट्रांसमिट हो रही होंगी, दूसरा उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो मॉडर्न आइडिया इज दैट कि, और मॉडर्न आइडिया में ये भी है कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में फोर्स भी होगी तब जब इनमें किसी पार्टिकल का एक्सचेंज होगा। तो कंसेप्ट मॉडर्न आइडिया में ये है कि बिटवीन टू चार्जेस फोटॉन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से में इंटरेक्शन होगी। दैट्स ऑल।